पेश है आज के मुख्य समाचार। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और व्यापार से जुड़ी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर आ रहा हूं। महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने पर सियासी बवाल। महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत कक्षा 1 से 10 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने का घमासान मच गया है। शिवसेना, उदय गुट, मनसे, राज ठाकरे, एनएसपी, शरद पवार और कांग्रेस जैसे विपक्ष दलों ने इस हिंदी थोपने की साजिश करार दिया है। उदय ठाकरे ने 7 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। वहीं राज ठाकरे ने 5 जुलाई को आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। सरकार का तर्क यही है कि एनईपी का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा है और मराठी अस्मिता पर हमला है। महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह भी बोल उठे हैं। चलिए जानते हैं। अमित शाह बोले, हिंदी विरोध नहीं है, अंग्रेजी की गुलामी गलत। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि हिंदी किसी भारतीय भाषा की विरोध नहीं है, बल्कि सहयोगी है। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा की गुलामी छोड़ने की जरूरत है, लेकिन किसी भी भारतीय भाषा से विरोध नहीं है। कांग्रेस और दक्षिण भारत के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह हिंदी को थोपने पर पूरा प्रयास है। इससे दक्षिण भारत में विरोध की लहर तेज होती जा रही। वहीं पे बीजेपी ने भी पलटवार किया उदय ठाकरे पर। आपने ही हिंदी की मंजूरी दी थी। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दावा किया कि जब उदय ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब 2022 में एनईपी के राज्य में लागू करने की हिंदी को अनिवार्य करने की मंजूरी खुद उन्होंने दी थी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अब राजनीति के लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है। उदय गुट ने इसे सिरे से नकारा और दावा किया कि उन्होंने मराठी को प्राथमिकता देने की बात कही थी, ना कि हिंदी को। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के लिए। बिहार को छोटा राज्य कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर विवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कार्यक्रम में बिहार को छोटा राज्य कह दिया, जिससे राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। भाजपा और जेडीयू नेताओं ने इसे बिहार का अपमान बताया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही बिहार को नीचा दिखाती रही है। कांग्रेस ने सफाई दी कि खड़गे पर आशय आर्थिक सांसदों की सीमता से था, न कि राजनीतिक महत्व से। चलिए, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ, लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि। देश में आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत को लोकतंत्र काले धब्बे के रूप में याद किया और युवाओं से आग्रह किया है कि उस दौर को भयावहता को समझें। कई राज्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। वहीं विपक्ष ने इसे भाजपा का राजनीतिक हथकंडा बताया। अब नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने ईरान इजराइल संघर्ष के बाद अमेरिका की शांति पहल। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुआ सेना संघर्ष भले ही थम चुका हो, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। अमेरिका ने इस मौके पर मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास किया। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यह संघर्ष वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। इस पहल से पाकिस्तान ने भी साथ दिया, जिसने तेहरान से अमेरिका के लिए सीधी बातचीत का रास्ता खोला। ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है, अगर भविष्य में कोई हमला हुआ तो और भी बड़ा प्रतिशोध हो सकता है। चलिए, नेपाल में राजतंत्र की मांग ने जोर पकड़ा। नेपाल में मार्च से चले राजतंत्र समर्थक प्रदर्शनों ने अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में लिया है। राजधानी काठमांडू और तिनकोनी जैसे इलाके में हजारों लोग पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर और भ्रष्ट मानते हैं। हालांकि सरकार ने इसे असंवैधानिक बताया है, लेकिन हालात संरक्षणों में करीब 50% जनता राजतंत्र की वापसी चाहती है। यह आंदोलन आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति को हिला। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के लिए। अमेरिका और पाकिस्तान में ईरान मुद्दे पर कूटनीति। 26 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई, जिससे इजराइल ईरान तनाव को सुलझाने की रणनीति पर चर्चा हुई। पाकिस्तान, जो ईरान का पड़ोसी और मुस्लिम दुनिया में प्रभावशाली राष्ट्र है, ने अमेरिका को भरोसा दिलाया वह शांति बनाए रखने पर सहायता करेगा। इस कदम से अमेरिका और पाक संबंधों में नया मोड़ आया है, जो हाल ही वर्षों में बहुत डगमगाया हुआ था। चलिए, डीआरसी रवांडा में संघर्ष विराम समझौता। अमेरिका की मध्यस्थता में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी और रवांडा के बीच जारी सीमा विवाद में संघर्ष विराम समझौता हुआ है। रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूह को लेकर दोनों देशों में भीषण झड़पें हो रही थी। समझौते में विद्रोहियों का चरणबद्ध आत्मसमर्पण और सैनिकों के लिए वापसी शामिल है। खनिज संसाधनों से समृद्ध डीआरसी क्षेत्र शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के लिए। नाटो सम्मेलन में चीन और रूस पर कड़ा संदेश। द ह्यूज में संपन्न हुआ नाटो शिखर सम्मेलन में सदस्य दोनों ने रक्षा खर्च पर जीडीपी का 5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया। इस सम्मेलन में रूस और चीन की बढ़ती सेना गतिविधियों को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। यूक्रेन को F-35 और लंबी दूरी की मिसाइल सहायता देने पर सहमति बनी है। भारत और यूरोपीय यूनियन की साझेदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज क्या रहा खास, आइए जानते हैं आर्थिक जगत की बड़ी सुर्खियां।
चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के लिए। भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी, पर कमजोरियां बनी रहेगी। राइटर्स की पोल के अनुसार भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 6.4% बढ़ेगी। अगले वर्ष थोड़ी तेजी पकड़ेगी 6.7%। हालांकि निजी निवेश और रोजगार सृजन अपेक्षा से कमजोर रहे हैं। आरबीआई ने इस साल का 1% दरों से कटौती की है, लेकिन यह वृद्धि मुख्य तौर पर सरकारी पूंजीगत खर्चे पर टिकी है। यदि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता जुलाई 9 से पहले नहीं हुआ तो आगे कमजोर संकेत मिल सकते हैं। चलिए, डिजिटल लेन देन भारत के लिए एक मजबूत कड़ी बनता जा रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत का विकास $1 ट्रिलियन की दिशा में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक $1 ट्रिलियन को पार कर सकती है। इसका आधार 800 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता और तेजी से मोबाइल प्रथम डिजिटल लेन देन है। यह बदलाव छोटे ब्रांडों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना और आरओआई में सुधार लाने में सहायक। यदि मौजूद रुझाने जारी रहे तो डिजिटल सेक्टर की हिस्सेदारी जीडीपी में 15% तक अधिक हो सकती है। चलिए, ये तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, वही खबर आती हुई ब्रिटेन भारत एफटीए 900 मिलियन पाउंड टैरिफ कटौती की संभावना। यूके सरकार की नई वैश्विक व्यापार नीति के अनुसार भारत के साथ संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के तहत करीब 900 मिलियन पाउंड लगभग 9,000 करोड़ की टैरिफ कटौती हो सकती है। इससे समझौते से यूके इंडिया व्यापार प्रवाह में मजबूती आएगी। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर रहेगा। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर, जहां रोमांच, रिकॉर्ड और रफ्तार ने बनाई सुर्ख। चलिए, वहीं एक नजर खेल की तरफ डाली जाए। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में नए नियम लागू किए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 2 अहम सुधार लागू किए हैं। उभरती देरी को रोकने के लिए ओवर की शुरुआत पर स्टॉप क्लॉक गेंदबाजी फील्डिंग टीम को 60 सेकंड के अंदर ओवर शुरू करना होगा। दूसरा, यदि रन करने में बल्लेबाज जानबूझकर कमी करते हैं तो फील्डिंग टीम को स्ट्राइकर चुनने का अधिकार। यह बदलाव खेल में गति और निष्पक्षता दोनों बनाएगा। चलिए, एक नजर मौसम की तरफ डाली जाए। उत्तर भारत, दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ सुबह हल्की बारिश और दिन में बादल धूप के खेल। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी रहेगी। पश्चिम भारत, मुंबई, पुणे, गुजरात। मुंबई में लगातार बारिश जारी, तेज हवाएं चल रही है। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यातायात में देरी की संभावना। अगर आप घर से बाहर निकले छाता जरूर लेकर निकले।